अब ये कुछ स्थिति है जो हमने सीधे वायर के लिए निकाली थी सबसे पहले, ये वाली, ये सीधे वायर के लिए निकाली थी। तो अब इसी में स्थिति भी आ जाती है कि अगर वो सीमित, जो हमारा वायर था अब वो असीमित है, उसकी बहुत लंबाई है, हमें नहीं पता कितनी है, सीमित है, लंबा है, बहुत लंबा है। तो उस वायर के कारण अब किसी एक पॉइंट पर अगर हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगी। तो हमने कहा कि जब वो इतना असीमित है तो यहाँ पर क्या था, यहाँ एंगल बन रहा था, ठीक है, एंगल यहाँ बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था, यहाँ आया था हमारा φ2, नीचे बन रहा था φ1। अब लेकिन यहाँ पर हमने क्या पता था, हमें यहाँ पता था कि हमें लंबाई है, ये x मान लिया था इसको, और ये थी y। अब इनने बोला है कि असीमित है, अब कोई हमें लंबाई, अभी l थी, अब हमें लंबाई नहीं पता, ये वायर बिल्कुल सीधा चला जा रहा है अनंत तक, इसकी कोई लंबाई नहीं है। तो फिर कहाँ हम एंगल बनाएंगे, फिर एंगल बनाने के लिए कोई लाइन नहीं होगी, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, ये भी सीधा हो जाएगा। सीधा हो जाएगा मतलब कि दोनों की वैल्यू π/2, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर तो जब φ1 φ2 90 डिग्री के बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने अभी फॉर्मूला है में हम φ1 φ2 की वैल्यू रख देंगे, और साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और फिर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी μ0I/2πa। और a क्या था, a यहाँ से इस पॉइंट के बीच की दूरी थी, कि केंद्र से। फिर इसी में सेकंड कंडीशन है कि जब बिंदु P चालक तार के किसी एक किनारे पर है, अगर अब मान लेते हैं, अभी हम कैसा ले रहे थे, सेंटर से ले रहे थे, अब हमने कहा यहाँ से ले लेते हैं, बिंदु P यहाँ पर है, किनारे पर रख दिया कि यहाँ से इसकी इतनी दूरी है, बीच में से नहीं लिया, तो φ1 क्या होगा, एक एंगल तो कम हो गया तो 0 हो गया, दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, एक में 0 रखो, एक में π/2 रखो, तो π/2 साइन 0 होता है 0, π/2 हो जाता है 1, तो ये आ गया हमारे पास μ0/4πI/a। तो ये उस वायर के लिए दो कंडीशन ही हो गई। फिर है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर, अभी जो हमने लूप के अभी क्या देख रहे थे, केंद्र पर देख रहे थे, अब हमें कहाँ देखना है, उस लूप से दूर, मतलब अगर ये ऐसे तिरछा रख दिया जाए वो रिंग, और फिर उधर से ऐसे उसके अक्ष के उस पर देखना है, तो अक्ष उसकी सेंटर से जाएगी, अक्ष से x दूरी पर इधर एक P पॉइंट है, तो उसके लिए हमें बताना है, और यहाँ पर त्रिज्या हम a मान लेते हैं। अब बताना कि क्या होगी, और ये r है। तो माना कि a त्रिज्या का एक वृत्तीय लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, ये P देख रखा है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। सबसे पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये करंट फ्लो हो रही है आई, ये हमें वो रिंग दे के रखा है। अब यहाँ पर हम एक छोटे छोटे से ये, जैसे हमने वहाँ DL मान रहे थे, छोटा सा वायर ले लेते थे, यहाँ पर भी हम A1 B1 ऐसा मान लेंगे। ये इसका O पॉइंट है, सेंटर में है, और यहाँ से ये इसकी अक्ष है, अक्ष से इसकी दूरी x है, और अगर यहाँ ऊपर साइड से हम इसको अगर नापे तो इसकी कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, r है। फिर यहाँ पर ये P पॉइंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालेंगे तो एक इस साइड आएगी और एक इस साइड आएगी। कैसे आती है देखते हैं। तो देखो माना DL लंबाई का एक अल्पांश AB, ये छोटा सा अल्पांश DL लंबाई का है AB, इसी कल्पना करते हैं जिसके कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हो रही है, इस साइड जा रही है, इसके कारण इस साइड जा रही है। तो ये हो जाती है μ0/4π आइडियल साइन थीटा/r²। कौन सा नियम लगा है ये, बायो सेवर्ट वाला। अब थीटा क्या है, थीटा है 90 डिग्री, अल्पांश AB व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर हम वो 90 डिग्री वाली वैल्यू रख देंगे, तो साइन 90 हो जाता है 1, तो सीधी DB आ गई इतना।
अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा अल्पांश AB और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल में PR के अनुदिश होगी। यह है PR के अनुदिश। तो देखो यहाँ पर वही हमें दाएं हाथ की हथेली और वो सब कुछ नियम लगाने हैं। तो अगर हम उन सब नियम लगा के देखें तो अगर हम अंगूठे को रखते हैं हमारे करंट की डायरेक्शन में और जो पॉइंट है जहाँ हमें निकालना है ये P पॉइंट है, और यहाँ पर अगर हम अपनी उंगलियाँ रखते हैं, ठीक है, उंगलियों से बताते हैं कि इस पॉइंट पर हमें निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी हमारी हथेली के लंबवत, मतलब यहाँ इस पॉइंट पर, R पॉइंट पर। और जब हम नीचे साइड से निकालेंगे तो ये इस साइड जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है फाई, तो जिस साइड एंगल बनता है उसमें हम क्या लगा देंगे, कॉस फाई, और जिस साइड एंगल नहीं बनेगा उसको हम लिखेंगे साइन फाई। अब dB को हमने क्या कर दिया, वही दो घटकों में बांट दिया है, dB साइन फाई और dB कॉस फाई। अब इसी प्रकार अल्पांश A डैश B डैश जो कि नीचे साइड दे के रखा है A डैश B डैश के लिए भी dB के दो घटक, इसके भी दो घटक हो जाएंगे। अब वृत्तीय लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये पूरे लूप के कारण वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस साइड जाएगी, dB साइन फाई। ऐसा क्यों हुआ कि हमने साइन फाई लिया, कॉस नहीं लिया, तो देखो कॉस हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम इस साइड से ले रहे हैं तो ये dB कॉस फाई बन रहा है, नीचे साइड का ले रहा है तो यहाँ dB कॉस फाई बन रहा है। अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे अब, लेकिन ये जो है साइन फाई वो ऐड हो रहे हैं, तो हम साइन फाई वाला कंपोनेंट जो है साइड वाला वो ले लेंगे, उसके घटक। तो अब क्योंकि दो तो है नहीं है कि डायरेक्ट जोड़ दें, वो तो बहुत सारे रहेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब dB की वैल्यू हमने अभी पता थी, निकाली थी, जहाँ पर साइन थीटा हमने 90 रख दिया था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर, और ये वाला साइन फाई आ जाएगा। अब साइन यहाँ से साइन फाई जो है उसकी वैल्यू लंब बटे करने से इसे पुट कर देंगे। अब उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पर ये जो DL है, ये DL एक तो है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे DL हैं जिनको हमने A B और A डैश B डैश माना है, ऐसे बहुत सारे DL हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये व्रत है, ये तो है तो व्रत ही, तो एक टाइप से ये परिधि ही है। अगर हम इनको जोड़ दें तो व्रत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो हम इस DL की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई आर, तो ये लिख दिया 2 पाई आर। अब क्या होगा, R से R जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 यहाँ, और ये भी कैंसिल, तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टेस्ला। तो यदि कुंडली में फेरों की, अब ये एक कुंडली के लिए था, मतलब एक रिंग के लिए था, अब ऐसे बहुत सारे रिंग हैं, तो फिर क्या होगा, तो बहुत सारे मतलब n रिंग है। अब n रिंग के लिए हम इसमें n का गुणा कर देंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये R है, तो ये हमारे पास आ जाती है टेस्ला, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी। फिर ये बहुत पूछा जाता है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू म्यू नॉट I। बंद वक्र मतलब एक पूरा का पूरा बंद लूप है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन अगर हम कर देते, जैसे यहाँ ये करा है, इंटीग्रेशन कर दिया है BL का, तो उसमें जितनी भी करंट होगी इस लूप में, मतलब जो करंट आई होगी उसका म्यू नॉट गुना होगा, तो ये इक्वल हो जाते हैं, इंटीग्रेशन BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई।
अब यही निकालना है कि ये आता कहाँ से है। ये तो नियम हो गया। माना कि असीमित लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक एक्स वाई की कल्पना करते हैं। ये बहुत लंबा एक वायर है, सीधा एक्स और वाई, इसमें आई धारा हमने प्रवाहित कर दी है। अब इस चालक में चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चालक तल पर लंबवत होंगी। अब जो चुंबकीय बल रेखाएं जो कि हमें दिखती नहीं है, वो कैसी फैली रहती हैं, इस वायर के चारों तरफ गोल गोल, ऐसी गोल गोल रहेंगी। तब चालक से आर दूरी पर स्थित, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं ये आर दूरी है, इस पर इधर पर कोई पी पॉइंट है, तो आर दूरी से पी पॉइंट पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जो हमने शुरुआत में निकाला था, ये बस दूसरे तरह से निकालना है। तो B बराबर μ0/4 2I/r बराबर हो जाएगा जो हमने वहाँ पर निकाला था, ये ऐसा निकाला है। ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0/4 2I/r बराबर μ0I/2πr। तो इसको तो हम पहले सबसे पहले एक इक्वेशन बना लेंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक अल्प अवयव dl की कल्पना कर लेते हैं, जिसमें b और dl की दिशा समान है, जहाँ पर थीटा हमने 0 डिग्री मान लिया है। आयत त्रिज्या के वृत्त के चारों ओर b का रेखीय समाकलन, जो हमने पढ़ा था कि b इंटू dl फॉर्मूला होता है एम्पियर का, तो वो लगाया। अब यहाँ ये डॉट है, और जब भी डॉट होता है तो क्या आता है कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या देके रखा है इन्हें 0 डिग्री, तो कॉस 0 होता है 1, वो रख दिया। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 1 रखा तो इंटीग्रेशन बी डी एल आ गया। अब जो b की वैल्यू हमने शुरुआत में निकाली थी μ0I/2πr, उसको रख दिया इंटू डी एल। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका तो हो गई नहीं, ये सब बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डी एल। अब क्योंकि ये एक पूरा वृत्त के जैसा चल रहा है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू μ0I/2πr इंटू 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू μ0I। तो ये हमने एम्पियर का परिपथीय नियम निकाल लिया कि ये नियम लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इस नियम की सहायता से लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम अब भी हमने देखा क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू μ0I। अब हमें निकालना है ऋजुरेखीय, मतलब एक सीधे वायर के लिए, जैसे हमने शुरुआत में निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड एक सीधे वायर के कारण। अब यहाँ पर बस एम्पियर का परिपथीय नियम लगा के फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन आएंगी दोनों की बराबर। तो माना किसी ऋजुरेखीय चालक, हमें क्या देके रखा है, ये एक्स वाई चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण चालक की अक्ष से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सब कुछ वैसे ही है जैसे अभी निकालते आ रहे थे। चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न बल रेखाएं, I बनाए बल रेखाएं तार के अक्ष के चारों ओर अक्ष के लंबवत तल में समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। मतलब जैसे ये वायर है तो ये ऐसे ऐसे गोल गोल समकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक ही केंद्र के आसपास बहुत सारे वृत्त बना लेती हैं। O को केंद्र मानकर तार के अक्ष के लंबवत तल में r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त यहाँ पर एक खींच लिया, मान लिया ये है r त्रिज्या का एक वृत्त है। तो इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर क्या होता है μ0I। अब क्योंकि ये लंबवत है तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा 0। लंबवत कैसा है, क्योंकि जो हमने एक dl माना है वो यहाँ पर है सीधा, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड लग रही है, दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं, दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा
म्यू नॉट आई के बराबर। अब जीरो कैसे बन रहा है, देखो चुंबकीय क्षेत्र B और अल्पांश dl के बीच का क्षेत्र है ये, क्योंकि जब हम यहाँ पर एक dl मानते हैं तो उसको भी, उसका जो एरिया है वो इस तरह से सीधा लेते हैं। तो यहाँ ये और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब ये और मैग्नेटिक फील्ड मिला के कैसे एंगल बना लेंगी, कुछ भी एंगल नहीं है दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई है, और अब यहाँ डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, बी का तो होगा नहीं, बी बाहर आ जाएगा। फिर क्या होगा, डी एल फिर से हम वही मानेंगे, डी एल क्या है, वृत्त की परिधि तो है, तो 2 पाई आर, तो बी बाहर रहेगा, डी एल हो जाएगा 2 पाई आर बराबर, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब हमें निकालना है फिर से वही एम्पियर का परिपथीय नियम से धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम तो यही है, ये ऐसी होती है परिनालिका। परिनालिका मतलब एक ऐसी रॉड टाइप की ले लेते हैं, उस पर हम वायर को लपेट देते हैं, लपेटने से क्या होता है, वो गोल गोल हो जाते हैं वायर, तो वो परिनालिका बन जाती है। अब यहाँ पर एक्स वाई एक परिनालिका है, एक्स वाई दूरी है इसकी त्रिज्या जो है a है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या n है। मान लो परिनालिका में धारा I है, ये है। तो ये जो हमने एक छोटा सा रॉड ली है, उसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, a है, और ये पूरे n इसमें हमने वायर को n जो है n बार हमने इसको लपेटा है। अब देखते हैं कि एक बंद परिपथ, यहाँ से ये बंद परिपथ मान लेते हैं ए बी सी डी, इसकी कल्पना करते हैं। माना कि भुजाएं ए बी और सी डी, ए बी ये हो गई अंदर साइड वाली, सी डी ये हो गई, परिनालिका के लंबाई के समांतर है। परिनालिका भी ऐसे जा रही लंबी सीधी, और ये भी सीधे हैं, दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर है। तब बंद परिपथ में एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहेगा कि ये 4 वायर के जैसा बिहेव करेगा। देखो 1 2 3 4 ऐसा है बॉक्स जैसा, तो हम चारों के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे ए से बी तक, फिर करेंगे बी से सी तक, फिर करेंगे सी से डी तक, और फिर करेंगे डी से ए तक। तो ये कर दिया 4 बार। अब इंटीग्रेशन ए से बी डी एल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सबसे पहले तो बी डी एल को हमें लिखा बी डी एल कॉस थीटा, ए से बी तक करनी है, ये हो गया। और कॉस 0 क्या होता है 1, तो अकेला बचा बी डी एल, बी को बाहर ले लेंगे, डी एल अंदर लेंगे, और डी एल लंबाई कितनी है इसकी लंबाई हमें दे के रखी है एल है, ये जो लंबाई है इनकी सबकी एल है, यहाँ हमने रख दिया बी एल। अब हम करते हैं बी इंटू डी एल, कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक। अब बी से सी कहाँ पर है, तो ये है बी सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है इसका हिस्सा इसके लंबवत है मैग्नेटिक फील्ड के, तो अगर ये वायर के लंबवत है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वायर एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री पर है, तो cos 90 होता है 0, तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड इस पर आएगी नहीं, तो ये हो जाएगी 0, मतलब। और परिनालिका के, और जो सी डी हिस्सा कहाँ पर है, बाहर है, तो ये तो परिनालिका के बाहर निकल गया, और बाहर कहीं विद्युत धारा मतलब है ही नहीं, करंट ही नहीं है। जब बाहर करंट नहीं है तो वहाँ पर तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आई ही नहीं है, तो मतलब ये भी 0, तो सब 0। फिर एक और है ए डी, ये भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब 0, तो ले दे के बचा क्या 4 में से, सिर्फ बी एल। और सबको फिर से जोड़ देंगे, तो बी एल प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इंटीग्रेशन बी डी एल आ गया बी एल के बराबर। अब एम्पियर के परिपथीय नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पर आएगा करंट,
करंट कितना हो गया, करंट आ गया हमारे पास NLI। अब ये NLI कहाँ से आया है, N आया है क्योंकि N इसमें टर्न जो है इतनी बार इसमें घुमाया गया है, टर्न्स है इसमें, तो इतनी N आ गया। अब L जो है, L इसकी टोटल लंबाई है, और जो करंट है वो तो करंट I रहेगा ही, मतलब इसमें इतना करंट बह रहा है कि NLI यहाँ पर इसमें टोटल करंट अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा NLI, ये टोटल करंट है इस वाले के लिए, आयत के लिए। अब क्या करते हैं हम, जो BDL है अभी हमने जोड़ा है तो इसकी वैल्यू तो BL आ गई, तो BL बराबर रख दिया है म्यू नॉट NLI के। क्या क्या कैंसिल होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो ये परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई कि अगर परिनालिका है और उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो होती है B बराबर म्यू नॉट NI। अब आता है टॉरॉइड। अभी परिनालिका क्या थी कि एक रॉड पे हम क्या कर रहे थे, करंट के जो वायर है उसको लपेट दे रहे थे। अब हम टॉरॉइड में क्या करते हैं, अब वो जो रॉड थी वो रॉड ना होके ऐसी एक गोल छर्रा सा ले लेते हैं और उस पर हम वायर को लपेट देते हैं, तो इसको हम कहते हैं टॉरॉइड, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड, और इसको कहते हैं टॉरॉइड। तो हम देखते हैं कि टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो एक परिनालिका जो एक बंद वलय बनाती है टॉरॉइड कहलाती है। वही परिनालिका को क्या करा हमने, गोल कर दिया तो टॉरॉइड हो गया। अब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B नियत रहता है, हर बिंदु पर इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B समान ही रहेगा, जबकि टॉरॉइड के अंदर बिंदु P पर एवं इसके बाहर बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। अगर यहाँ कहीं हम निकालें, यहाँ अंदर कहीं निकालें चुंबकीय क्षेत्र तो वो समान रहेगा, लेकिन अगर हम इसके बीच में जहाँ खाली जगह है वहाँ निकालें या फिर बाहर निकालें तो यहाँ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि करंट ही नहीं है, जहाँ करंट नहीं है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। टॉरॉइड के अंदर के रिक्त स्थान जहाँ बिंदु P स्थित है पर चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल के बताते कैसे, आखिर वहाँ 0 है। तो माना लूप फर्स्ट जिसकी त्रिज्या R1 है, यहाँ एक लूप मान लेते हैं R1 त्रिज्या का, जिसकी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहाँ B1 है। अब लूप की लंबाई क्या है, 2πr1, और इस लूप में क्या है, धारा जो है वो 0 है, धारा तो यहाँ पर फ्लो ही नहीं हो रही है। ये जो टॉरॉइड है यहाँ पर हमने ये R त्रिज्या माना R1, और यहाँ कहा कि यहाँ पर धारा नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिपथी नियम लगाया फिर हमने, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मान लिए कि B1 है, तो B1 और L1 लंबाई का ये पूरा है, तो B1 L1 बराबर म्यू नॉट I। अब जो L1 है वो क्या रहेगा, अब क्योंकि ये पूरी लंबाई तो है नहीं, अब लंबाई की जगह क्या बन गया, वृत्त बन गया है, तो 2πr1 बन गया है, और यहाँ पर करंट है नहीं तो करंट हो गई 0, मतलब B1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस सबको साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो जब तुम सबको इसको साइड ट्रांसफ़र करोगे, ये तो है ही, इसका गुणा होगा भाग होगा तो सब 0 ही हो जाएगा। तो इस लूप में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी अगर अंदर निकालेंगे उसकी। फिर टॉरॉइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब अंदर का मतलब है ये टॉरॉइड है, ठीक है, तो यहाँ तो खाली जगह है, इधर पर हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब टॉरॉइड के अंदर मतलब यहाँ पर जहाँ पर वो वायर लपेटे गए हैं उसके अंदर यहाँ पर क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र, वो हमें निकालनी है। तो माना कि R2 त्रिज्या के लूप में यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ पर एक R2 त्रिज्या का लूप बना लेते हैं, उधर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो लूप की लंबाई क्या हो जाएगी, अभी हम वहाँ मान रहे थे 2πr1, तो यहाँ मान लिए 2πr। अब माना कि टोरॉइड में फेरों की संख्या कैपिटल N मान लेते हैं,
इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी NI। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, B इंटू 2πr, B इंटू DL बोलता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो जब इंटीग्रेशन करा तो 2πr आएगा ये वाला, तो हमें पहले ही रख दिया B इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट का गुणा हो जाता है करंट में, तो म्यू नॉट NI। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, म्यू नॉट NI अपॉन में 2πr। अब n जो है, n को हम और क्या लिख सकते हैं, 2πrn भी लिख सकते हैं, जहाँ n स्मॉल n जो है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो b कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट 2πrni अपॉन 2πr, 2πr कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट ni। तो ये जो है b बराबर म्यू नॉट ni, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा, यहाँ अंदर वाले पॉइंट्स पर। अब निकालना है टॉरॉइड के बाहर, बाहर मतलब कहाँ पर होगा, बाहर का मतलब यहाँ कहीं, यहाँ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, करंट नहीं है, तो वहाँ पर कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, 0 होगी। लेकिन निकालेंगे, क्योंकि इस लूप से संबद्ध विद्युत धारा I बराबर क्या है, 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गई, तो 3 जगह निकल आई। अब देखते हैं लॉरेंज बल क्या होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया हमने, वहाँ पर हम आवेश को गति करा रहे हैं, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का नाम इसके खोजकर्ता द्वारा उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब गणितीय व्याख्या देख लेते हैं कि निकलता कैसे, होता क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर कार्य करने वाले बल को, बल का जो F जो हमने यहाँ उसको नाम दिया कि बल F है, उसका परिमाण किस किस पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले आवेश के परिमाण Q के अनुक्रमानुपाती होगा ये, और मैग्नेटिक फील्ड के अनुक्रमानुपाती, उसके वेग के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। अब हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाए क्यू बी भी साइन थीटा के। अब ये अनुक्रमानुपाती हटाना है तो हम इसको क्या लिख देंगे, K लिख देंगे। K क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है, तो इस बाद में हम इसकी की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो क्या आगे हमारे पास आ गया F बराबर क्यू बी भी साइन थीटा। यही गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। अब ये तो था अदिश फॉर्म में लिखा है, अब हम जब इसको सदिश में लिखेंगे तो क्या होगा, तो आवेश तो एक सदिश राशि है नहीं, सदिश क्या है, वेग है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब देखो यहाँ क्या लगा है, साइन थीटा, और साइन थीटा लगता है तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस, तो ये क्यू बाहर निकाल लिया और इसको हम लिख दिया भी क्रॉस बी। अब इसमें कंडीशन है कि जब साइन थीटा 0 हो तब तो क्या हो जाएगा, तो जब साइन थीटा 0 होगा तो हमारा फोर्स भी 0 हो जाएगा। क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये सब कुछ बल 0 हो जाएगा। मतलब यदि आवेश विराम अवस्था में है चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर कोई बल नहीं लगता। अगर आवेश चलेगा नहीं लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। सेकेंड, जब थीटा 90 डिग्री है, तो जब साइन थीटा जो होता है 90 डिग्री 1, तो हम यहाँ साइन थीटा 90 साइन 90 की वैल्यू रख देंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू भी बी, और ये सबसे अधिकतम बल लगेगा इस पर। फिर तीसरी कंडीशन है जब थीटा 180 डिग्री हो, तब इस पर 0 लगेगा, बिल्कुल न्यूनतम बल।